सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज के क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि जैसे कोड ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर ये था कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को फंडामेंटल एथिकल जो थे सर आईपोक, जिसके अंदर इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी, और उसके बाद सर कॉम्पिटेंसी, उसके बाद सर कॉम्पिटेंसी था ना। उसके अलावा सर आपका ये यही बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो सी था सर आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। सर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये सारी चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मेंटेन करनी है। उसके बाद सर ये था कि थ्रेड्स कुछ होते हैं, अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ये फंडामेंटल चीजें, इंटीग्रिटी सर, प्रोफेशनल ड्यू केयर, प्रूफ एंड कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी एंड सर कॉन्फिडेंशियलिटी अगर मेंटेन नहीं करेगा तो ये थ्रेड्स आ जाएंगे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट सर, इंटीमेंडेशन थ्रेट सर, एडवोकेसी थ्रेट एंड फैमिलिटी थ्रेट, ये आ जाएंगे। सर लेट सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये फंडामेंटल मेंटेन नहीं किए, जो कि आईपोक वाले थे, जो कि मैंने आपको बताया, और ये थ्रेट्स इनमें से कोई अराइज हो गया, तो इन थ्रेट को अराइज होने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को क्या करना चाहिए, जैसे इन थ्रेट्स को खत्म किया जा सके, इनको मिनिमम किया जा सके। सर उनको दो तरीके करने पड़ेंगे, जैसे कि शुरू में ही ये थ्रेट अराइज होने का चांस ही ना हो। तो एक होता है सेफ गार्ड क्रिएटेड बाय प्रोफेशन, मतलब आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है, आपके जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, उन्हीं के अंदर ही ऐसी चीजें डेवलप की जाएं, या एक फर्म के अंदर ही ऐसे प्रोसीजर डेवलप किए जाएं, ऐसे प्रोसेस डेवलप किए जाएं, जैसे अगर ये थ्रेट हो जाए तो वो वहीं पे ही खत्म हो जाए, और वर्क इन्वायरमेंट इस तरीके से बनाया जाए जैसे कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन जाए कि आईपॉक को फॉलो करने के लिए। ठीक है सर, सेफगार्ड जो आपके क्रिएट किए जाते हैं, जो कि लॉ की तरफ से क्रिएट किए जाते हैं, या प्रोफेशन की तरफ से क्रिएट किए जाते हैं, या फर्म के अंदर होते हैं, वो सर कैसे होते हैं? जैसे कि सर हमारे यहाँ हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है सर आईकेप। ऑडिट जो हो रहा होता है वो आईकेप के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता है। तो वो क्या करवाता है सर, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कुछ आवर्स रख रहा होता है, जो जब आप फर्म लाइफ में जाएंगे तो आपको भी सीपीडी के आवर्स होते हैं, जो कि विद इन आर्टिकलशिप आपको वो पूरे करने होते हैं। उसके अंदर ट्रेनिंग हो रही होती है, जो कि फर्म्स के थ्रू भी हो रही होती है, और हाईकेप खुद से भी करवा रहा होता है, जिसके अंदर सेमिनार्स होते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर आपके अंदर डेवलपमेंट आती है कि मुझे ऑडिट किस तरीके से करना है, और मुझे किस क्या क्या चीजें मेंटेन करनी है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरी चीज, जब आप फर्म में होंगे, जब आप सर ट्रेनिंग के अंदर होंगे, जैसे आप यहाँ पे ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो ये भी एजुकेशन है जो कि आपको प्रोवाइड की जाए, आपके अंदर अवेयरनेस आए, और आपको ट्रेनिंग दी जाए कि यार आपको किस तरीके से आप अपना प्रोफेशन, अपना ऑडिट आपने एक्सरसाइज करना है। ठीक है ना। दूसरी चीज सर, आपको कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी पढ़वाई जाए, रीड करवाई जाए, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसी बताई जाए कि भाई क्या क्या चीज, कौन कौन चीज आपको किस तरीके से बिहेव करना है, आपको एम्प्लॉयर के साथ, क्लाइंट के साथ गिफ्ट ज्यादा आपने अवॉइड करने हैं, आपको उसके साथ ज्यादा फ्री नहीं होना, काम से काम रखना है, अगर जॉब की ऑफर आ जाए तो क्या करना है, सारी चीजें आपने उनको बतानी है। दूसरी चीज, हर फर्म का ना और हर फर्म का ना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा होता है, जो कि उससे क्या होता है कि सर जिस फर्म ने भी ऑडिट किया तो उसका, फर्म्स क्या करती हैं सर, एक साल के अंदर जितने भी ऑडिट करती हैं, 2 साल 3 साल के अंदर जितने भी ऑडिट करती हैं, तो हर दुनिया के अंदर हर रेगुलेटरी बॉडी उनका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करती है। उनमें से जैसे पाकिस्तान के अंदर आईकेप हर फर्म की क्या करती है, सैंपल बेसिस पे सर, सैंपल बेसिस में से उनमें से जो भी उन्होंने ऑडिट किए हैं वो उठा लेती है, और उनको चेक कर लेती है क्या इन्होंने एज पर स्टैंडर्ड्स ऑडिट किया है कि नहीं। तो इससे भी क्या होगा कि अगर रिस्क के थ्रू, अगर थ्रेड के थ्रू किसी हेड में या कोई गलती किसी ऑडिटर ने छोड़ दी, तो सर वो वहां पे पकड़ी जाती है। तो लेट सपोज इस डर से भी ऑडिटर थ्रेड नहीं आने देगा कि यार हम कहीं पकड़े ना जाएं, तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के डर में से भी वो नहीं आने देगा। दूसरी चीज सर, अगर कोई बंदा
अगर कोई बंदा, अगर कोई फर्म ऐसे करती है तो सर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये हिसाब किताब। ठीक है सर। वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है, ये तो लॉ की तरफ से मैंने बता दिया कि जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी होती है, जैसे एससीसीपी हो गई, जैसे सर आपका लॉ हो गया एक मुल्क के अंदर, या आप जैसे यहाँ पे मेन कंट्रोलिंग बॉडी फर्म्स की आईकेप होती है, उनको क्या करना चाहिए सेफ गार्ड के लिए, ये मैंने बता दिया। दूसरी चीज सर, फर्म की तरफ से क्या होना चाहिए। अब ये ना मेन बातें हैं, फर्म की तरफ से क्या होना चाहिए कि अगर उनका बंदा एक इंटीग्रिटी सर, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल ड्यू केयर एंड कॉम्पिटेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से थ्रेट आ जाते हैं, कोई सा भी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सर एडवोकेसी थ्रेड, इंटीमेंटेशन थ्रेड या फैमिलिटी थ्रेड, कोई सा भी प्रेशर आ जाए तो फर्म, कोई सा भी थ्रेड आ जाए तो फर्म को क्या करना चाहिए कि अगर उनके किसी एक बंदे की वजह से जिसको जॉब ऑफर हो गई और उसकी वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ गया, हो सकता है उसने काम सही से नहीं किया हो सकता है उसको जो हेड्स दिए गए हैं, लेट सपोज सेल दिया गया रेवेन्यू, वो उसने सही से वेरीफाई नहीं किया, उसके अंदर मिस स्टेटमेंट हो और उसने जानबूझ के नहीं पकड़ी हो, सेल्फ रिव्यू थ्रेड की वजह, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की वजह से, जॉब की वजह से, या इस तरीके से सर उसके पास वो किसी कंपनी के शेयर्स प्रोमोट करना चाह रहा है, एडवोकेसी थ्रेट, तो कंपनी की गलती जानबूझ के नहीं पकड़ी उसने, कहीं कंपनी की गलती पकड़ूंगा और रिपोर्ट खराब हो गई तो शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी, कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तो सर हो सकता है उसने अपना काम लड़के ने सही से नहीं किया हो, तो फर्म को क्या करना चाहिए, जैसे ये आईपॉक जो है वो फॉलो होना चाहिए, ऐसी कोई गलती उनकी टीम मेंबर ना करे, पर अगर हो जाए तो उसको किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए। सर इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट, ये क्या होता है, ये सर फर्म के दरमियान, फर्म के अंदर ही एक डिपार्टमेंट खोला जाता है, जैसे नॉर्मल कंपनीज के अंदर इंटरनल ऑडिट होता है ना, यहाँ पे ये अलग सा ही फर्म के अंदर, जैसे फर्म क्या करती है वहां पे एक इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू प्रोग्राम रख लेती हैं, वो डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है सर, जब भी आप ऑडिट करके आ जाते हो क्लाइंट से फर्म की तरफ, तो रिपोर्ट देने से पहले एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू डिपार्टमेंट होता है, वो जो आप ऑडिट करके आए हो उसको पूरा चेक कर रहा होता है कि क्या आपने एज पर स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऑडिट किया है कि नहीं किया, कहीं कोई गलती नजर आई, आपने जानबूझ के उसको अपने वर्किंग पेपर में नहीं दिखाया, वो सारा आपका चेक कर रहा होता है। इससे ये होता है कि अगर किसी लड़के ने गलती छोड़ भी दी जानबूझ के, तो कंट्रोल, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू प्रोग्राम वो सर पकड़ लेता है। ठीक है, हर एंगेजमेंट चेक कर रही होती है। दूसरी चीज सर, जो बंदे जो बंदे अगर कोई क्लाइंट है, लेट सपोज कोई क्लाइंट, हमारी फर्म है एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक क्लाइंट का ऑडिट कर रही है सर, लेट सपोज कर रही है पीएसओ का ऑडिट कर रही है एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेट सपोज पीएसओ ने बोला कि यार हमें ना फिक्स एसेट शेड्यूल बना के दे दो, या हमें ना सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेट सपोज फिक्स एसेट शेड्यूल बना के दे दो, आप हमें ना फिक्स एसेट शेड्यूल बना के दे दो और उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हमें सिखा दो, या आईएफआरएस 16 की अकाउंटिंग हमें करके दे दो, हमें आईएफआरएस 16 नहीं आता। तो सर उन्होंने ना, अब अकाउंटिंग करना किसकी जिम्मेदारी होती है, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ने बोला ऑडिटर्स को कि हमारी फर्म को बोला यार हमें नहीं आ रहा, आप लोगों के पास अकाउंटिंग प्रोफेशनल से, आप लोगों को आ रहा है, हम आपको पैसे दे देंगे, आपकी जो असाइनमेंट होगी आप ना हमें सर क्या करके दो, अकाउंटिंग सर्विस दे दो। हमने सर उनको दे दी। अब सर फर्म को क्या करना चाहिए, जो लड़के अकाउंटिंग सर्विस करके आए हैं, जो टीम मेंबर फर्म को क्लाइंट के पास, पीएसओ के पास जाके डेप्रिसिएशन या आईएफआरएस 16 एप्लीकेबल करके आए हैं सर, उनको बना के दे के आए हैं, वो लड़के जो गए थे सर, वो ऑडिट करने ना जाए, वही सेम लड़के ऑडिट करने ना जाए। क्यों सर, क्यों ना जाए, क्योंकि सर अगर वही सेम लड़के ऑडिट करने जाएंगे तो सर होगा क्या कि वो लड़के, उन्होंने जो गलती की थी अकाउंटिंग करते वक्त, वो दोबारा उसको सही से पकड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो अकाउंटिंग उन्होंने खुद से की है, अपना काम सही से वो चेक नहीं करेंगे। तो सर फर्म क्या करती है, जब भी अकाउंटिंग सर्विस आती है तो अकाउंटिंग करने के लिए सर किसी और को भेज दिए, जब ऑडिट करने का टाइम आता है तो सर कोई टीम टीम मेंबर और चले जाते हैं। लेट सपोज पहली टीम मेंबर में गए हमजा, हुसैन और हमास, ठीक है ना, ये अकाउंटिंग सर्विस देने गए। ऑडिट करने कौन चला गया सर, फराज चला गया, ठीक है ना सर, एहसन भाई चले गए,
इस तरीके से हिसाब किताब हो गया। सर अगर जुनेद भाई चले गए तो टीम ना चेंज होनी चाहिए। नॉन अश्योरेंस सर्विस मतलब, अश्योरेंस मतलब जो कॉन्फिडेंस देना। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप ऑडिट करते हो। नॉन अश्योरेंस सर्विस मतलब जो कि ऑडिट के अलावा कोई सर्विस होती है, जैसे अकाउंटिंग सर्विस हो गई, ठीक है ना। सर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन बैरियर बिटवीन टीम्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लाइंट हैविंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जांपल कॉम्पिटेंटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ एथिक्स पार्टनर, आपकी फर्म के अंदर एक एथिक्स पार्टनर होना चाहिए जो कि ना आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग करवाए, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे ऑडिटर्स हैं उनको ट्रेनिंग करवाए, उनको अवेयरनेस दे कि भाई एथिक्स क्या होते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप ऑडिट करने जाए आपको किस तरीके से फॉलो करने हैं। दूसरी चीज है रोटेशन ऑफ सीनियर टीम मेंबर्स, मतलब एक बंदा अगर एक क्लाइंट, जैसे पीएसओ के ऑडिट पे मैं एक साल गया, दूसरे साल गया, तीसरे साल मुझे रोटेट किया गया मतलब नहीं भेजा गया, मुझे कहा, मुझे ना बाइको पाकिस्तान पे भेज दिया, या मुझे सर सीडीसी पे भेज दिया। तो एक बंदे को, एक सीनियर बंदे को बार बार उसी सेम क्लाइंट पे नहीं भेजा जाए, एक सेम बंदे को बार बार सेम क्लाइंट पे नहीं भेजा जाए, वरना कौन सा थ्रेट आ जाएगा। अगर सेम बंदा जाएगा तो जान पहचान बढ़ जाएगी, ताल्लुकात बढ़ जाएंगे, तो सर ये फैमिलिटी थ्रेट आ जाएगा। सही है ना यार? और तू हर साल से तो आता है, अब हर साल ही हम तुझे वेरीफाई करवाते हैं, क्या इस दफा भी तू हमारी गलती निकालेगा? अगर तुझे पता है यार गलती यहाँ नहीं है यहाँ पे, तो अगर नया बंदा जाएगा तो वो इतना फ्री नहीं होगा, इतनी उसकी जान पहचान नहीं होगी, इतना फेमिलर नहीं होगा, तो वो सही से चेक करेगा एज कम्पेयर टू जो सर फ्री हो गया है। तो सर जिसकी ना बात बन गई है, तो एक टीम मेंबर को ना रोटेट होना चाहिए, एक साल जाए, 2 साल जाए, सर इससे ज्यादा ना जाए। सर टर्मिनेटिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट विद क्लाइंट, अगर आपको क्लाइंट कोई पैसे वगैरह दे रहा है, आपको गिफ्ट्स वगैरह दे रहा है, ठीक है ना, आपको सर घुमाने लेके जा रहा है, तो आपको ना कोई भी पैसों की कोई भी चीज कर रहा है, तो सर वो चीजें आप उनसे खत्म कर दें। आपको फर्म कहती है कि भाई ये चीजें आपने नहीं करनी, या आपको खाने खिलाने लेके जा रहा है, और सर एक फर्म के अंदर अगर कोई भी इस तरीके की कोई भी चीज करेगा तो सर उसके खिलाफ क्या होगा? सर हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। तो ये सारी चीजें सर फर्म के अंदर हो रही होती हैं। सर अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लेंगे ना, तो ये आपकी सारी बातें कवर हो जाएंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें जल्दी से, तो फिर मुझे बताएं, यहाँ तक रीड कर लें तो सर हम जो है ना आगे कवर करें, इसके केसेस कवर करें। सर अब पेपर के अंदर ये होगा कि आपको ना एक रियल लाइफ का एग्जांपल दिया जाएगा, और जिसके अंदर जो हम ऊपर एग्जांपल पढ़ के आए हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेड के, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड के जो एग्जांपल हम सारे रीड करके आए हैं, तो सर इसके अंदर ना ये वाले सारे एग्जांपल सर देख लें आप। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड के कितने एग्जांपल है, यहाँ से लेके ये 8 एग्जाम्पल, इनमें से कोई भी एक बात उठा के आपको रियल लाइफ का एग्जांपल में ये इंक्लूड किया जाएगा, सिनेरियो केस बनाया जाएगा। ये फेमिलिटी थ्रेड के जो एग्जांपल्स हैं 4, या सेल्फ रिव्यू थ्रेड के 4 एग्जांपल्स हैं, या इंटीमेंटेशन के, एडवोकेसी के, आपको ना एक रियल लाइफ का सिनेरियो बना के दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा इसके अंदर ना आप आइडेंटिफाई करें कौन सा थ्रेड है। याद रखना है एक एग्जाम्पल के अंदर सर दो एक सिनेरियो के अंदर 2 थ्रेड भी हो सकते हैं, एक थ्रेड भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। तो सेफगार्ड जो होते हैं ना, तो सर फिर आपको बोला जाएगा आइडेंटिफाई करो थ्रेड, तो आप थ्रेड आइडेंटिफाई कर लेना। सर उसके अलावा फिर आपको कहा जाएगा कि इस थ्रेड को खत्म करने के लिए हम कौन से सेफगार्ड अप्लाई करें, कौन से सेफगार्ड हम यहाँ पे यूज करें कि सर इस थ्रेड को खत्म किया जाए, या इस थ्रेड को बिल्कुल कम किया जाए। तो सर इसका इफेक्ट जो है ना बिल्कुल सर 1%, या सर 1% या 2% तक छोड़ा जाए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर ये हिसाब किताब है। आपको ना इस तरीके से आप पेपर के अंदर करेंगे। सर सेफगार्ड जो होते हैं ना, अब मैं सर सेफगार्ड कौन से यूज करने हैं, किस तरीके से करने हैं, अब ना मैं आपको ना कुछ केसेस करवाऊंगा, जिससे ना इंशाल्लाह पेपर के अंदर इन केसेस के अलावा बाहर नहीं चेक होने वाला। तो सर ये सवाल जो होता है 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक बन रहा होता है, और काफी आसान सवाल हो रहा होता है, मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये केस स्टडी अब हम कर लेते हैं। सर आपको ना अब देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट दैट इज शेयर्स इन एश्योरेंस क्लाइंट बाय टीम मेंबर्स और देयर रिलेटिव्स। अगर आपका टीम मेंबर है, पार्टनर, देखें पार्टनर अगर होल्ड करेगा शेयर्स, तो फिर आप
तो आप इनएलिजिबल है, पाकिस्तान के अंदर डिस्क्वालीफाई हैं आप ऑडिट करने के लिए। लेकिन सर जो नीचे वाले बंदे हैं, जो नीचे टीम मेंबर्स हैं, जैसे कि सर सीनियर हो गया, सेमी सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, अगर इनमें से कोई, या सीनियर मैनेजर हो गया, इनमें से कोई अगर शेयर होल्ड कर रहा है, तो सर नॉर्मली क्या होता है कि जो लड़के होते हैं ना, जो सीनियर मैनेजर, सीनियर जो लड़के होते हैं सर, सेमी सीनियर, सीनियर या जूनियर, इनमें से किसी के पास शेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो सर अगर वो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो सर क्या थ्रेड हो सकता है? अगर वो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, जिस क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे हो, जैसे पाकिस्तान का हम ऑडिट करने गए हैं और हमारी टीम मेंबर में से किसी सेमी सीनियर के पास क्या है सर, शेयर है, तो क्या होगा? होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन एन ऑडिट क्लाइंट और इट्स एसोसिएटेड एंटिटी, या उसकी कोई एसोसिएटेड एंटिटी या सब्सिडरी एंटिटी या होल्डिंग कंपनी, कोई भी, बाय अश्योरेंस टीम मेंबर और बाय अदर पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन द सेम ऑफिस, या जो बंदा ऑडिट कर रहा है ना, जो बंदा रिपोर्ट पे साइन करेगा ना, जो पार्टनर रिपोर्ट पे साइन करेगा ना, वो होल्ड नहीं करा। अब एक फर्म के अंदर एक पार्टनर तो नहीं होता ना सर, 5 पार्टनर होते हैं, 6 पार्टनर होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। सर जो ऑडिट कर रहा है ना, जो ऑडिट कर रहा है, लेट सपोज ऑडिट कर रहा हूं, मैं पार्टनर हूं सर, मैं जो है ना रिपोर्ट पे साइन करूंगा, मेरे पास भाई को पाकिस्तान का शेयर नहीं है, तो मैं क्वालिफाई हूं ऑडिट करने के लिए। लेकिन सर दूसरा पार्टनर है हमास भाई, तो हमास भाई दूसरे पार्टनर है, अब उनके पास ना वो बाइको पाकिस्तान के शेयर्स हैं, मेरी फर्म के अंदर ही, हमारी फर्म में हम दोनों की, जिसके अंदर दोनों पार्टनर्स हैं, हम ऑडिट में कर रहा हूँ, रिपोर्ट पे मैं साइन करूंगा, क्योंकि हमास भाई डिस्क्वालीफाई हैं ऑडिट करने के लिए, लेकिन हमास भाई और मैं सेम ही फर्म में ऑडिटर हैं। लेकिन अब सर हमास भाई के पास ना शेयर्स हैं बाइको पाकिस्तान के, और मैं उसको ऑडिट कर रहा हूँ, और हम दोनों पार्टनर्स हैं। तो सर इससे क्या होगा, इससे इससे क्या थ्रेट हो सकता है सर? holding of shares in an audit client or associated entity by assurance team member or by other partner practicing in the same office, or by other partners providing non-assurance services to same client, or by their relatives create self interest threat। तो सर इससे क्या हो जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो जाएगा। सर इसके लिए हमें कौन से सेफ गार्ड अप्लाई करने चाहिए सर? सिग्निफिकेंस ऑफ ये, यहाँ पे हम 3-4 केसेस अगर पढ़ेंगे ना, तो बाकी सारे केसेस इजी हो जाएंगे, क्योंकि वही बातें रिपीट हो रही हैं। The significance of threat should be evaluated. If threat is other than clearly insignificant, following safeguard should be considered to reduce it to the acceptable level. Sir, for firms, quality control policies and procedures should require team member to immediately communicate to audit firm any financial interest in the assurance client. सर आपकी जो टीम मेंबर है ना, जो टीम ऑडिट कर रही है बाइको पाकिस्तान का, सर सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, या सेमी सीनियर या जूनियर या सीनियर, वो आपके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, फर्म के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को बता दें कि आपका ना कौन सा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। शेयर्स का इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। टीम मेंबर और रिलेटिव शुड बी कन्विंस्ड टू डिस्पोज ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज सून एज प्रैक्टिसेबल। अगर कोई टीम मेंबर उसके पास या उसके रिलेटिव के पास, जैसे अगर मैं सर ऑडिट करने जा रहा हूँ, या लेट सपोज हमास भाई, हमजा भाई जो है वो सर सीनियर है बैको पाकिस्तान के, वो ऑडिट करने गए हैं, उनके पास शेयर नहीं है, लेकिन उनके सर कजन के पास शेयर है, तो हम उनको बोलेंगे यार आप ना, या तो आपके पास है तो आप डिस्पोज ऑफ करो, या अपने कजन को बोलो कि वो डिस्पोज ऑफ कर ले। इफ इंटरेस्ट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, अगर हमजा भाई शेयर डिस्पोज ऑफ नहीं करते, या कोई भी लोन वगैरह लिया हुआ या कुछ भी, वो डिस्पोज ऑफ या खुद नहीं करते, या उनका कजन खुद नहीं करता, फर्म शुड रिमूव कंसर्न मेंबर फ्रॉम अश्योरेंस टीम। तो हम क्या करेंगे, हमजा भाई को उस ऑडिट से, पर्टिकुलर ऑडिट से हम निकाल देंगे, किसी और सीनियर को रखेंगे, बोलेंगे यार आप ना चले जाओ, आप ऑडिट करके आ जाओ, हमजा भाई को पाकिस्तान का शेयर जो है ना ऑडिट नहीं देते, कोई और ऑडिट दे देते हैं, किसी और क्लाइंट पे हम पोस्ट कर लेते हैं, सही है ना, वो ऑडिट जाके करेगी, क्योंकि यहाँ पे ये अपने शेयर की वजह से सर मिस स्टेटमेंट यहाँ पे छुपा सकता है, ठीक है ना, सही से ऑडिट नहीं करेगा। इफ एनी वर्क इज परफॉर्म बाय कंसर्न इंडिविजुअल प्रायर टू डिस्पोजल और रिमूवल, मतलब अगर बताने से पहले या शेयर डिस्पोज ऑफ करने से पहले, या हमें बताने से पहले, हमें इन्फॉर्म करने से पहले, अगर कोई भी काम हमजा भाई ने कर लिया था, लेट सपोज हमजा भाई ने रेवेन्यू वेरीफाई कर लिया, रिसीवेबल वेरीफाई कर लिया, और बाद में बताया कि मेरे पास तो शेयर्स नहीं यार, हमें पता चला, हम बोलेंगे डिस्पोज ऑफ कर लो,
उन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं किए, हमने उनको टीम से निकाल दिया। अब हमजा भाई ने रिसीवेबल और रेवेन्यू तो वेरीफाई कर लिया ना, अब सर उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए हम क्या करेंगे सर, किसी हमारा जो टीम मेंबर होगा ना, दूसरा कोई टीम मेंबर जो हमने अपॉइंट किया है या जो ऑलरेडी मौजूद है, हम उनको बोलेंगे यार इसका काम ना तुम खुद से रिव्यू कर लो, तुम खुद से ना इसका काम चेक कर लो कि इसने सही किया है कि नहीं किया, ठीक है ना, ये हिसाब किताब है। सर आ जाए लॉन्ग एसोसिएशन विद अश्योरेंस क्लाइंट। सर मोर देन 3 इयर्स, अगर एक क्लाइंट के पास एक जो सीनियर है, एक क्लाइंट के पास जो एक सीनियर है सर, वो 3 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा, 1 साल गया ऑडिट पे, दूसरे साल गया ऑडिट पे, तीसरे साल ऑडिट पे गया, सीनियर या सर अश्योरेंस कोई भी टीम मेंबर, असिस्टेंट मैनेजर या सीनियर मैनेजर, कोई भी सर बंदा अगर उस क्लाइंट पे 3 साल से ज्यादा ऑडिट करने चला गया, 3 साल से ज्यादा ऑडिट मतलब जैसे कि मैं बाइको पाकिस्तान में 1 दफा गया, दूसरी दफा गया, तीसरी दफा गया, लेकिन चौथे साल अगर गया ना तो सर मैं उनसे फेमिलियर हो जाऊंगा, मेरी लॉन्ग एसोसिएशन हो जाएगी उनसे, मेरी सर जान पहचान बढ़ जाएगी। तो सर इससे कौन सा थ्रेड हो जाएगा? हम पढ़ के आए थे सर, इससे फैमिलिटी थ्रेड हो जाएगा या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड हो जाएगा, ठीक है सर। पॉसिबल, मैंने क्या बोला था, एक सिनेरियो के अंदर एक या दो थ्रेड आ सकते हैं। पॉसिबल कोर्सेज ऑफ सर, इस थ्रेड को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर? यहाँ पे भी ये करना चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड शुड बी इवेल्युएटेड इफ थ्रेड इस बात को छोड़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। फर्म शुड रिमूव दी, सेकंड लाइन में आ जाओ, फर्म शुड रिमूव दी कंसर्न टीम मेंबर फ्रॉम अश्योरेंस एंगेजमेंट। फर्म को करना ही यही चाहिए कि यार जो बंदा 3 साल ऑडिट करके आ गया है उसको ना रोटेट कर लो। रोटेट मतलब अब इस बंदे को मुझे मतलब आप किसी और क्लाइंट में पोस्ट कर दो, मेरी जगह किसी नए बंदे को भेज दो जो कि कहाँ चला जाए, बाको पाकिस्तान का ऑडिट करने चला जाए, ठीक है ना। मुझे बाको पाकिस्तान के ऑडिट पे सर बार बार ना भेजो, जैसे मेरी लॉन्ग एसोसिएशन का थ्रेड खत्म हो जाए, ठीक है ना। शुड from us and should involve independent chartered accountant to review the work performed by senior personnel if any। अच्छा सर, लेट सपोज मुझे उन्होंने भेज दिया, मैंने वहां जाके सर क्रेडिटर्स वेरीफाई कर लिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वेरीफाई कर लिया, इंटेंजिबल एसेट वेरीफाई कर लिया, बाद में उनको पता चला कि यार उनको ना ख्याल आया फर्म को कि यार इसकी ये तो पिछले 3-4 साल से इन्वॉल्व है, ये तो पिछले 3-4 साल से यहाँ पे जा रहा है, तो इसकी ना यहाँ पे तो फैमिलिटी थ्रेट है, उन्होंने बाद में मुझे टीम से रिमूव कर लिया। लेकिन बाद में टीम से रिमूव कर लिया तब तक मैं 3 हेड्स वेरीफाई कर चुका था, कौन कौन से क्रेडिटर, इंटेंजिबल और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो सर अब उसको कैसे किया जाएगा, उसको कैसे चेक किया जाएगा सर? फर्म क्या करेगी कि एक जो हमारे दूसरे टीम मेंबर्स होंगे ना, जो दूसरे टीम मेंबर्स होंगे जो मेरी जगह पे सीनियर अपॉइंट किए जाएंगे, उनको बोलेगी यार ये जो काम करके गया है ना, ये दोबारा से परफॉर्म करो, उसको रिव्यू करो कि इसने सही से किया है कि नहीं। दूसरी चीज, फर्म के अंदर भी तो इंटरनल क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है ना, वो भी चेक करेगा। या सर रेगुलर्स जो होते हैं, जो कि सर आपके लीगल जो होते हैं डिपार्टमेंट, वो भी आपका काम चेक करेंगे। बात बस इस तरीके से ये हो गया। If a director, officer or certain employee of the client is immediate family team member or close family member or close relative of an assurance team member or a partner of the firm। सर जिस क्लाइंट का, लेट सपोज हम बाइको पाकिस्तान को ऑडिट कर रहे हैं और उस कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर है सर वो मेरा चाचा है, या वो मेरा सर भाई है, वो या वो मेरा कजन है, या सर वहां पे कोई सीएफओ है सर, वो पार्टनर का जो है ना, पार्टनर के साथ पढ़ा है, या सर पार्टनर का पड़ोसी है, या सर वो पार्टनर का जो ऑडिट करेगा, या सर उसका कजन है, या सर इसी तरीके से ना उसका वो सर उसका कोई फैमिली मेंबर है, घर में साथ रहते हो या उनका साथ में कोई कनेक्शन हो, जो ऑडिट करने गए हैं उनके साथ कोई कनेक्शन। इससे क्या होगा? इससे सर ये होगा कि वो, इससे क्या होगा कि वो क्या कर सकते हैं, इससे ये होगा कि वो सर आप पे ना प्रेशर डाल सकते हैं, इंटीमेंटेशन थ्रेट। इससे ये हो सकता है आप पे वो प्रेशर डाल सकते हैं, इंटीमेंटेशन थ्रेट, या सर फैमिलिटी थ्रेट आ सकता है, और उनकी वजह से आप हो सकता है सही से काम करें भी नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इस चीज को खत्म करने के लिए क्या होगा? इस चीज को खत्म करने के लिए ये होता है कि या तो उस पार्टनर को आप जो है ना सर चेंज कर लो, या तो सर ये होगा कि उस बंदे, या तो उस पार्टनर से ऑडिट नहीं करवाओ, किसी और पार्टनर को कहो कि वो ऑडिट करे उस पर्टिकुलर क्लाइंट का। या सर आपका कोई टीम मेंबर है जिसने ये ऑडिट किया है, ठीक है ना, आप तो उसको रिमूव कर लो,
पूरी टीम पर है, पूरी टीम पर, सिर्फ सीनियर, ये थ्रेड जो है पूरी टीम पर है, पार्टनर और सीनियर्स के लिए नहीं है, ठीक है ना। या तो सर आप उस पार्टनर को रिमूव कर लो, किसी और पार्टनर से करवा लो, या तो सर जो काम, लेट्स सपोज पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, बाकी टीम मेंबर इन्वॉल्व है, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है वो सर क्या करता है, वो जो लड़के काम करके आ गए हैं, जो एंगेजमेंट, उनको रिव्यू करेगा, ठीक है ना। तो सर इन चीजों से क्या होगा, ये आपका खत्म हो जाएगा। सर अगर आपको, आपका जो क्लाइंट है, आपका क्लाइंट है, अब केस नंबर 4 रीड करने लगा हूं, अगर वो आपको लोन दे रहा है, अगर आपको लोन दे रहा है या पार्टनर को लोन दे रहा है, पार्टनर को लोन दे रहा है, तो सर याद करो, व्हेन अ पार्टनर इज कंसीडर इंडेप्टेड टू द कंपनी, तो पार्टनर फिर तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपके किसी टीम मेंबर को लोन दे रहा है, टीम मेंबर मतलब सीनियर मैनेजर को, डायरेक्टर को, फर्म के डायरेक्टर को, सीनियर मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को, फर्म के असिस्टेंट मैनेजर को, या फर्म के सीनियर को, या सेमी सीनियर को, जूनियर को, किसी को भी लोन दिया है या उनको गारंटी दी है। गारंटी मतलब किस तरीके से, मैंने जाके यूबीएल से लोन ले लिया, यूबीएल वालों ने बोला यार हमें कोई गारंटीयर तो दो, जैसे कि कल को तुम हमें पैसे ना दो, कोई तो हमें आपकी जगह पे हमें वापस दे दे पैसे, कोई गारंटीयर तो हो। तो सर क्लाइंट ने बोला यार मैं इसकी गारंटी दे दूंगा। तो सर इससे क्या होगा, आपको या तो क्लाइंट ने लोन दिया, या तो सर आपको आपके ब्याह पे उसने गारंटी दे दी, तो सर ये सेल्फ इंटरेस्ट रेट है। सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर या तो उस बंदे को जिसने सर आपको ये लोन दिया है क्लाइंट ने, तो आप क्या करो, उसको वापस कर दो, उसको वापस कर दो पैसे, ठीक है ना। या तो सर जो जो आपका जो बंदा है जिसने लोन लिया है, ठीक है ना, सर जिसने लोन लिया है, आप क्या करो उस बंदे को, सर जिस बंदे ने आपका लोन लिया है उस बंदे को टीम से हटा दो, उस बंदे को टीम से हटा दो, ठीक है ना। क्योंकि ये लोन वगैरह ऐसी चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर आप किसी फाइनेंशियल, मैं सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करने जा रहा हूँ, जैसे मैं यूपीएल का ऑडिट करने जा रहा हूँ, मैं किसी बैंक का ऑडिट करने जा रहा हूँ, मैं किसी माइक्रो फाइनेंस का ऑडिट करने जा रहा हूँ, उनका तो काम ही लोन देना है, उनका तो काम ही, उनका तो सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही लोन देना है। तो सर वहां पे ये बात अप्लाई नहीं होगी, वहां पे ये बात अप्लाई नहीं होगी। लेकिन जिस बिजनेस का, जिस कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये नहीं है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब उनसे लोन ले रहा हूँ, जैसे कि सर पेट्रोल की कोई इंडस्ट्री, ऑयल की, माइनिंग की, सर अब उनका लोन देना काम नहीं है, लेकिन मैं अगर उनसे लोन दे रहा हूं तो यहाँ पे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ठीक है ना। मेरा सेल्फ इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। इन दैट केस मुझे क्या करना चाहिए, या तो उस बंदे को हटा देना चाहिए, या तो उस बंदे को हटा देना चाहिए, या सर उनका काम रिव्यू करना चाहिए, ठीक है ना। ये हिसाब किताब है। तो सर ये सारे केसेस हैं, अगर आप इनको, मैंने ये 4 रीड करवा लिए हैं, सारे अगर आप रीड करेंगे 5 6 7, तो ये सारे एक जैसे हैं, आप इनको रीड करेंगे तो सर इनके इनके अंदर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और किस तरीके से थ्रेड अप्लाई करने हैं, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो उसका कौन सा थ्रेड होगा, अगर आपकी ओवर ड्यू फी है तो कौन सा थ्रेड होगा, ओवर ड्यू फी पे कौन सा थ्रेड होगा, खुद बताओ, पढ़ के आए थे एग्जाम्पल के अंदर, खुद बताओ सर। सर हम पढ़ के आए थे ओवर ड्यू थ्रेड पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड होगा ओवर ड्यू पे, ठीक है ना। तो सर सेल्फ इंटरेस्ट रेट होगा तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सर उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें थर्ड पार्टी से कंसर्न करना चाहिए कि यार हमें इनसे ना फी कितनी चार्ज करनी चाहिए, जो कि आईकेप की या रेगुलेटरी बॉडी की एक, हमेशा आईकेप के भी इस तरीके से ना एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने क्लाइंट से कितना चार्ज करना है डिपेंडिंग अपॉन वर्क, ठीक है ना। आई कैप की एक गाइडलाइन आ रही होती है तकरीबन हर 2-3 साल के बाद, उस हिसाब से ना आपको क्या करना होता है, आपने चार्ज करना होता है। और जो अगर आप हाईली डिपेंडेंट हो किसी की फी पे, तो सर अपने डिपार्टमेंट से आप, जो कि आपका इंटरनल डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू डिपार्टमेंट, जो कि सेपरेट होता है, वो सेपरेट 3-4 बंदे फर्म जो है ना हायर करके रख लेती है, जो कि जो भी टीम ऑडिट करके आ जाएगी ना, वो अपना काम उनको रिव्यू करवा रही होगी, उनको दिखाएगी। तो ये हिसाब किताब है सर, ठीक है। तो सर इन इन एग्जाम्पल को रीड कर लें, इन एग्जाम्पल से कोई भी चीज बाहर नहीं आने वाली, कोई भी चीज बाहर नहीं आने वाली। कल इसके ना हम क्वेश्चंस करेंगे, कल इनके हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है सर।